नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मनी मैनिफेस्ट करना सबसे ज़्यादा इजी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और ये मैं इतनी इजीली इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि पहले मुझे मनी मैनिफेस्ट करने में या पैसे कमाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं जॉब भी नहीं करता था और जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ पर भी मैंने विदाउट नोटिस जॉब को छोड़ दिया था। और जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ की मंथली सैलरी 5000 रुपीज़ होती थी और वो भी हमें कभी पूरी नहीं मिलती थी। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था तो वो कुछ ना कुछ कह के कि लॉगिन आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, इतने कॉल्स नहीं हुए हैं, ये कह करके हमें कम सैलरी दे दिया करते थे। मैं फिर भी उतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं वहाँ के काम को एंजॉय करता था। जब मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था वहाँ पर मैं कॉल्स पर बातें करता था और जहाँ नॉर्मली सबके कॉल्स 100 के आसपास होते थे, मेरे कॉल्स 200 से ऊपर होते थे। स्टिल मुझे कभी भी सैलरी पूरी नहीं मिलती थी क्योंकि मेरा फोकस कभी मनी पर होता ही नहीं था। मुझे पैसे कमाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था। और जब बिना नोटिस के मैंने जॉब को छोड़ दिया था अपनी, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सैलरी होल्ड हो जाएगी अगर तुम अगले दिन से नहीं आओगे ऑफिस। तो मैंने कहा था ठीक है, आप होल्ड कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं आऊँगा। पर फिर भी उन्होंने होल्ड नहीं की थी सैलरी, बाद में मुझे दे दी थी। लेकिन फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद कोई जॉब ज्वाइन नहीं की थी। ये बात है 2020 की, जबकि लॉकडाउन का टाइम था और लॉकडाउन के टाइम पर बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं थी। और मुझे इतना कॉन्ट्रास्ट आ रहा था जिसकी वजह से मैंने वो जॉब को छोड़ा था क्योंकि उस वक्त उनके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा था। यानी उनके काम करने के तरीके से मुझे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि जो वो करवाना चाहते थे वो मैं नहीं कर सकता था उनके लिए। क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत से लोगों की जॉब्स गई थी, स्पेशली जो टीचर्स थे, क्योंकि स्कूल्स बहुत देर में जाकर खुले थे लॉकडाउन के टाइम पर। और वहाँ सिस्टम को हैंडल नहीं किया जाता था कि कौन अभी केपेबल है पेमेंट करने के लिए, कौन नहीं है। तो उनके अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से भी डिडक्ट हो जाते थे और हमारे ऑफिस वाले भी उनके घर में पेमेंट लेने के लिए एजेंट्स को भेज देते थे। उनकी पेमेंट 2 बार कट जाती थी और उनको कहते थे कि आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा, आपके ईएमआई के लास्ट ईयर में उसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से मैं एक ही दिन में जॉब छोड़कर चला गया था कि मुझे नहीं कमाने पैसे, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे चलेगा लेकिन मैं इस तरह के काम नहीं करूँगा। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर जॉब छोड़ी थी और उस वक़्त तक मैं ज़्यादा पैसे कमाता भी नहीं था, लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में बहुत अच्छे पैसे कमाऊँगा। और इतना बिलीव तो मुझे उस वक़्त भी था मेरे ऊपर। तो ऑफ़िस छोड़ते वक़्त मेरे माइंड ने खुद से ये कहा था, यहाँ पर तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है गगन, तुम्हारी सैलरी का डबल तुम्हें 1 दिन में मिलेगा, तुम इतना कमाओगे। तो नॉर्मली होते थे हमारी सैलरी 5000 रुपीज़, वैसे तो हमें पूरी नहीं मिलती थी लेकिन फिर भी 5000 गिनते हैं। तो नेचुरली ही ये मेरी डिज़ायर आ गई थी कि मैं डेली के 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा अर्न करूँ। और फिर 2020 की ही बात है जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उस वक़्त कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा था, रेज़िस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। और उसी वक़्त अब्राहम मेरी लाइफ़ में आई थी, लेकिन उस वक़्त तक मैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाता था उनकी टीचिंग्स को, क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो फिर उस वक़्त रेवती दीदी की वीडियोज़ ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की क्योंकि वो अब्राहम हिक्स की वीडियोज़ को ही हिंदी में अपलोड किया करती थी और उनकी ही वीडियोज़ के बारे में ज़्यादा बातें करती थी, ज़्यादा समझाती थी। तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा शुरू हुआ था मेरा अब्राहम को समझना। लेकिन उसके बाद से जब मैं समझने लगा अब्राहम को और दोबारा से उनकी बुक को खुद से पढ़ने लगा, तो वो मुझे पहले से ज़्यादा समझ आई। तब तक मैं कंटेंट में हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहता था और मेरा कंटेंट इम्प्रूव भी बहुत अच्छा हो रहा था और मुझे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, यानी कमेंट्स भी मुझे अच्छे आते थे। लोगों की रिक्वेस्ट भी आती थी मुझे कि आप वेबिनार लो या आप पर्सनल सेशन लो या एलओए प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे मनी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं शुरू से। तो मेरा माइंड इस तरह से सोचता था कि वेबिनार अगर मैं लूँगा तो इतने लोगों को मुझे हैंडल करना पड़ेगा एक साथ। वेबिनार में मैं क्या बताऊँगा, मेरी वीडियोज़ में तो ऑलरेडी सब कुछ मैंने बताया हुआ है। और उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरे यूट्यूब चैनल की बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी और फिर भी मेरा पैसे कमाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया था मेरे अंदर। और तब तक मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती थी, तो मैं ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता भी नहीं था क्योंकि जितना मैं चाहता था उतना मुझे मिल रहा था। तो जो उसके बाद जो जॉब करने में एक बार गया था जॉब जॉइन करने के लिए, तो किसी रीज़न की वजह से मैं बाहर से ही वापस आ गया था, उस जॉब को मैंने जॉइन ही नहीं किया था। और ये भी डिसीजन ले लिया था कि मैं कभी भी जॉब करने नहीं जाऊँगा, जो भी करूँगा यूट्यूब से ही करूँगा। क्योंकि अगर कहीं न कहीं देखूँ तो मेरी लाइफ़स्टाइल ही ऐसी है कि मैं दूसरे के तरीके से काम ही नहीं कर पाता हूँ। मेरी अपनी खुद की स्पीड है जिसमें मैं काम करना पसंद करता हूँ और जब प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो मुझसे काम ही नहीं होता। तो इसीलिए मुझे रिलैक्स होकर एकदम खुश होकर काम करना पसंद है। और उस जॉब की वजह से जो कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ़ में आया था, यानी जो नई जॉब मैं पकड़ने गया था लेकिन बाद में उस जॉब को किया नहीं था, उस जॉब की वजह से इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आया था मेरी लाइफ़ में कि मैंने घर से पॉकेट मनी लेना भी छोड़ दिया था, गुस्से में आकर। और ये चीज़ मैंने रेवती दी की वीडियो में सुना था
उन्होंने कहा था कि अगर आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है तो आप पॉकेट मनी लेना छोड़ दो और उसके बाद देखो कि यूनिवर्स कैसे नहीं आपकी लाइफ में इनकम का सोर्स बनाता है। और उनके कहने का ये मतलब था, यानी रेवती दी यही समझा रही थी कि हम जो भी पैसे हमारी लाइफ में आते हैं, भले ही वो हमारी पॉकेट मनी के रूप में हो या किसी भी तरीके से हो, वो हमारी मैनिफेस्टेशन है। और अगर आप किसी एक इनकम पर डिपेंड हो पूरी तरह से, तो आप उस इनकम को एक बार छोड़ कर देखो और उसके बाद देखो यूनिवर्स आपको आपके तरीके से इनकम सोर्स ला कर देगा। अब जब मैंने घर से पैसे लेना छोड़ दिया, तो कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने लगा, क्योंकि इससे पहले तक मैंने कभी भी पैसों को लेकर इतना ज़्यादा फील नहीं किया था। पैसे की कमी होना क्या महसूस कराता है, इस पीरियड में मैंने महसूस किया था। क्योंकि मेरी एक ही इनकम सोर्स थी, मेरी पॉकेट मनी, और वो भी मैंने लेना छोड़ दी थी। उसके बावजूद भी मेरे पापा कभी-कभी मुझे पॉकेट मनी दे ही देते थे, पर मैंने खुद से माँगना छोड़ दिया था। लेकिन फिर नवरात्रि आने वाली थी और उस वक़्त तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और सीख रहा था। तो मुझे नवरात्रि घूमनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो नवरात्रि के टाइम पर भी पापा ने पैसे दिए थे, तो मैं नवरात्रि घूमा था। लेकिन मेरी लाइफ़ में पैसे को लेकर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। क्योंकि अगर मेरी गाड़ी के टायर में हवा भी नहीं होती थी, तो वो हवा भराने के पैसे भी मेरे पास अपने खुद के नहीं होते थे। वो ₹5 भी मुझे पापा से लेने पड़ते थे। और उस वक़्त तक मेरा यूट्यूब चैनल और अच्छा ग्रो करने लगा था। लेकिन फिर भी मैं मेरी अर्निंग को लेकर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मोनेटाइज़ेशन तो हो ही जाएगी मेरे चैनल की। उसके बाद जब इनकम शुरू होगी, उसके बाद मैं देखूँगा क्या करना है। और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। और मेरा फ़ोन मेरे लिए उस वक़्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मैं वीडियोज़ को क्रिएट नहीं कर सकता। और ये एक तरह से यूनिवर्स मुझे फ़ोन के ज़रिए कॉन्ट्रास्ट दे रहा था कि तुम अपनी इनकम शुरू करो, अभी बहुत हो गया। क्योंकि यूनिवर्स को मुझे पैसों को लेकर जितनी डिज़ायर देनी थी, वो यूनिवर्स ने मेरी जॉब वाली कॉन्ट्रास्ट को लाकर दे दिया था। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरी उतनी डिज़ायर होती ही नहीं थी पैसे कमाने की, तो मैं कैसे पैसे कमा पाता? और इतनी इम्पोर्टेंस भी मैं मनी को देता नहीं था। तो यूनिवर्स ने ऐसी कॉन्ट्रास्ट दी कि मैंने जॉब करने का डिसीजन छोड़ दिया। और मेरे पास यही एक सोर्स था कि अगर मैं जॉब कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ वक्त के लिए तो पैसे आएंगे, यानी इनिशियल तो मैं अपना स्टार्ट कर पाऊंगा, खुद तो इतना इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा कि अपने खर्चे खुद से उठा पाऊँ। लेकिन कॉन्ट्रास्ट ऐसा आया कि मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद पॉकेट मनी भी लेना छोड़ दिया। और लेना छोड़ा तो उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा मनी को लेकर इम्पोर्टेंस फ़ील होने लगी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मनी, ये मुझे समझ आने लगा। और बिल्कुल भी पैसे होते नहीं थे मेरे पास। तो वो करंट रियलिटी को भी इग्नोर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और जो मेरी बाइक है उसको भी मैंने कुछ टाइम के लिए रख दिया था। जहाँ भी जाता था मैं पैदल घूमने जाता था। तो ये जो रेजिस्टेंस आया था मेरी लाइफ में, ये कंट्रास्ट बन के इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स मुझे देकर गया पैसे को कमाने की, कि मनी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं होता था और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा। मुझे ये होने लगा था बहुत ज़्यादा कि अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। और उस बीच जब लगातार मेरा फ़ोन ख़राब होने लगा, तो मुझे ना चाहते हुए भी पापा से पैसे माँगने पड़े। और फिर उनसे पैसे माँग कर मैंने अपना फ़ोन बनवाया, और फ़ोन बनवाने के बाद वो फिर से एक बार ख़राब हुआ। फिर दोबारा से मैंने किसी तरह से पैसे माँग कर फ़ोन बनवाया, वो उसके बाद फिर से ख़राब हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे नए फ़ोन की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए मैं पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। पर लेकिन मेरे पास खुद के इतने पैसे होने चाहिए कि अगर मैं फ़ोन अगर अभी ना भी ले पाऊँ, तो एटलीस्ट अगर मेरा फ़ोन ख़राब होता है तो मैं उसको बनवा तो पाऊँ। तो इस फ़ोन को लेकर भी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आने लगी थी, जबकि मेरा फ़ोन कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ है। और उसी बीच दिवाली आई, और मुझे दिवाली सेलिब्रेट करनी थी, क्योंकि मैंने सालों से दिवाली मनाई नहीं थी। क्योंकि बचपन में मैं काफ़ी एन्जॉय किया करता था फेस्टिवल्स को, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है उन चीज़ों से। तो उस तरह से मेरा भी हो गया था और डिप्रेशन भी था। लेकिन जब ठीक हुआ तो उसके बाद मैं वापस से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू कर चुका था। जैसे नवरात्रि को मैंने एन्जॉय किया था, वैसे ही दिवाली को एन्जॉय करना चाहता था मैं। तो फिर मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपने पापा से पैसे ले लूँगा और उससे पटाखे भी खरीदूँगा और मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीदूँगा अब्राहम हिक्स। क्योंकि अगर मेरी लाइफ़ में कोई कॉन्ट्रास्ट आता है ऐसा, जब मैं खुद से आंसर नहीं ढूँढ पाता, तब मैं सीधा अब्राहम के पास भागता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि और कोई मुझे निकाल पाए या ना निकाल पाए इस प्रॉब्लम से, लेकिन अब्राहम ज़रूर निकाल देगी। एक तरह से अगर अब्राहम को देखो, तो अब्राहम मेरे लिए जस्ट एज़ अ टीचर नहीं है, वो मेरे लिए लगभग भगवान ही है। और उनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ उनकी टीचिंग्स पर। तो जब दिवाली आई तो पटाखे भी मैंने खरीद लिए और साथ में मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक भी खरीद ली। और मुझे पता था कि ये अब्राहम की बुक है, तो ये मेरे पास यूं ही नहीं आई है, इसका रीज़न है। और इतनी कॉन्ट्रास्ट देकर यूनिवर्स ने मुझे ये बुक तक पहुंचाया है, तो ये बुक मुझे ज़रूर हेल्प करेगी। और उसके बाद जब मैंने उस बुक को पढ़ा,
और उस बुक को पढ़ के मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखना सीखा, उसके पीछे की साइंस को सीखा। और जब सीखा और उसको अप्लाई किया तो एक ही बार अप्लाई करने पर मुझे रिजल्ट मिल गए। यानी जब मैंने समझा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वैसे तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में पहले से ही जानता था अब्राहम की ही बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में से। लेकिन मुझे उसको लिखने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता था, तो मैं कभी भी उसे नहीं लिखता था। जबकि रेवती दी ने भी बहुत बार ये बात कही थी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्टिल मैं उसे नहीं लिखता था क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस आता था। और अब्राहम ये कहती है कि आपको जिस चीज़ में रेजिस्टेंस है उस चीज़ को ना करो उस वक्त। तो जब मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक आई तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में ही ज़्यादा बताया गया था, और इतने अच्छे से बताया गया था कि उसे लिखने में मुझे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आया। और जब मैंने उसको लिखा, उसको लिखते ही मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया। नवंबर महीने की बात है ये, जब मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मुझे लग रहा था कि 1 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन जिस तरह से मतलब सिचुएशन थी तो मुझे एग्जैक्टली लग रहा था कि 1 हफ्ते में तो ये चीज़ हो जाएगी। और उस दिन थी गुरु नानक जयंती, और गुरु नानक जयंती से 1 दिन पहले मैंने शायद लिखा था पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे पहली बार। और जब गुरु नानक जयंती आई नवंबर में, तो उस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए हो गया। यानी मुझे ये चीज़ की नोटिफिकेशन आ गई कि आपके 4000 आवर्स कंप्लीट हो गए वॉच टाइम, और 1000 तो मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैंने गुरु नानक जयंती वाले दिन ही उसको अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए। और जब वो अचानक से कंप्लीट हुए थे ना, तो मैं थोड़ी देर पहले फ़ोन में देख रहा था, और फ़ोन में कुछ कुछ वॉच आवर्स और दिखा रहे थे जो मुझे लग रहा था 1 हफ्ते में कंप्लीट होंगे। और उस वक्त मैं अपने फ्रेंड के घर पे था, हम गुरुद्वारा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये वही फ्रेंड है मेरा जो अब मैनेजर भी मेरा बनने जा रहा है। तो उसके घर पर था जब मुझे ये चीज़ नोटिफिकेशन में मिली कि मेरा चैनल मोनेटाइज अब हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया और 3 दिन में मोनेटाइज भी हो गया। और ये तो मुझे पता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा पेमेंट आने में भी मेरे पास, क्योंकि जब वो मोनेटाइज होगा और उसके बाद वो $100 होंगे तब मेरे पास पहली पेमेंट आएगी। लेकिन अभी मुझे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बात आई फिर से लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की जो कि मुझे लिखने थे। तो जैसा अब्राहम ने समझाया था कि तुम बस मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, और कौन से रास्ते खोलने हैं पैसे के, पैसा किस तरह से आएगा, वो सारी ज़िम्मेदारी हमारी। और अब्राहम पर तो मुझे इतना भरोसा है ही कि वो जो चीज़ कहती हैं मैं उसको ईज़िली फ़ॉलो करता हूँ बिना क्वेश्चन किए। क्योंकि मुझे पता है कि अब्राहम ने कह दिया तो रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया और ज़्यादा। तो उसी वक़्त मैं ये सोचता था कि मुझे कुछ मेरे तरीके की चीज़ चाहिए। उस वक़्त तक मैं देखता था कि वेबिनार्स बाकी सभी कोचेस वेबिनार्स लेते थे। लेकिन वेबिनार को लेकर मेरी कोई भी इम्पल्स नहीं होती थी। तो मैं सोचता था कि मुझे इस तरह का कुछ मिले जिसको मैं ईज़िली क्रिएट कर सकूँ। जिस तरीके का मैं काम करना पसंद करता हूँ, अपनी जिस स्पीड में मैं काम करना पसंद करता हूँ, उस तरीके से कोई चीज़ मुझे मिले। तब मुझे सब्लिमिनल बनाने की इम्पल्स मिली थी। तो फिर मैंने यूनिवर्स से कंफर्मेशन के लिए पूछा था कि अगर आपको सच में लगता है कि मुझे सब्लिमिनल बनाना चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा साइन दो जिसको मैं ठुकरा ना पाऊँ। मैं ये बिलीव कर लूँ कि हाँ, ये आप ही का साइन है और आप चाहते हो कि मैं सब्लिमिनल बनाऊँ। और उस वक़्त तक मेरे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं थे, 1000 के आस-पास ही थे, मतलब 1000 थे, उससे ऊपर थे थोड़े। और किसी को ये नहीं पता था तब तक कि मेरा सब्लिमिनल चैनल भी है या सब्लिमिनल मैं बनाता हूँ। और तब तक मैक्सिमम लोग मेरे चैनल के सब्लिमिनल के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर। उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो? यानी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। जबकि मैंने अपने चैनल पर कभी भी नहीं बताया था कि सब्लिमिनल मैं बनाता हूँ। सब्लिमिनल को मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि क्या होता है, लेकिन उसमें मैंने अपने सब्लिमिनल के फेवरेट क्रिएटर्स के बारे में बताया था कि उनके सब्लिमिनल आप सुन सकते हो। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो? तो मैंने कहा हाँ, मुझे आते हैं बनाने। तो उन्होंने कहा मेरे लिए बना दीजिए। मुझे इस टॉपिक पर सब्लिमिनल चाहिए, तो फिर मैंने उनको क्रिएट करके दे दिया। वहाँ से मुझे ये यकीन हो गया कि हाँ, ये यूनिवर्स की इम्पल्स है कि मैं सब्लिमिनल बनाऊँ। और उसके बाद मैंने सब्लिमिनल को अनाउंस किया मेरे चैनल पर, और उसके बाद मुझे एक के बाद एक ऑर्डर्स मिलने लगे। तो शुरू में कुछ 10 ऑर्डर्स मिले थे मुझे। उस वक़्त तक मेरे सब्लिमिनल के प्राइस होते थे ₹500। तो इस तरह से मैंने ईज़िली ₹5000 कमा लिए थे। और मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश था कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि वो मेरे खुद के कमाए हुए पैसे थे। और यूनिवर्स ने इतनी कॉन्ट्रास्ट दे देकर मुझे कहा था कि अब तुम पैसे कमाओ। लेकिन क्या होता था कि उस वक़्त ऑर्डर्स एक बार में नहीं होते थे। तो कभी 1 दिन में आया, कभी 1 हफ्ते में 1 आया, इस तरह से होकर, यानी शुरू में तो एक साथ आ गए थे, उसके बाद नहीं आते थे। तो जब भी नहीं आते थे तो मैं समझ जाता था कि मेरी वाइब्रेशन वीक हो रही है, मुझे इसको ठीक करना है। तो मैं वापस से पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता था, और जिस दिन पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता था, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने के बाद मुझे ऑर्डर आ जाता था। मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल ये टेक्नीक है, और इतना ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस किया है मैंने कि मतलब मैंने ये चीज़ ट्राई की है, 5 से 6 बार लिख कर देखा है,
और जिस दिन लिखा है उसी दिन मुझे मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने के बाद ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और क्योंकि जैसा मैं आपको बताता हूँ कि करंट रियलिटी को देखने की हमारी सबकी आदत होती है, तो शुरू में मेरी भी थी, आज भी है, लेकिन मैं अब इजीली थोड़ा शिफ्ट कर पाता हूँ पहले से। तो क्या होता था कि पैसे एक-एक करके आते थे, अब मतलब ऑर्डर्स में भी लंबा गैप होता था। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि जब मेरे पास पैसे आते थे वो खर्च हो जाते थे और उसको देखकर बहुत रेजिस्टेंस आता था और उसके बाद ऑर्डर्स भी कम हो जाते थे उस वजह से। लेकिन फिर भी मैं मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कंटिन्यू रहा और जैसे-जैसे कंटिन्यू रहा तो वो चीज़ भी ठीक होने लगी, मुझे ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली थोड़े मिलने लगे। और उसके साथ ही फिर मैंने यूनिवर्स से एक बार कहा कि अब मुझे और पैसे कमाने हैं और यहाँ तक मुझे थोड़ा-सा पैसे कमाने का चस्का लगने लगा था। फिर मैंने कहा यूनिवर्स से हाँ, कि मैं सब्लिमिनल के थ्रू तो पैसे कमा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तो यूनिवर्स का यही आंसर था कि तुम बस पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करो, अपनी मनी की वाइब्रेशन पर फोकस करो, अपनी अलाइनमेंट पर फोकस करो, बाकी हम पर छोड़ दो। तो उसके बाद मैं अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट डेली लिखा करता था और उसके बाद आया पर्सनल सेशन का इम्पल्स। और उससे पहले तक मैं पर्सनल सेशन बिल्कुल भी नहीं लेता था, यानी इस नाम से ही बहुत ज़्यादा डरता था मैं, क्योंकि मैं कॉल सेंटर में पहले जॉब करता था, वहाँ पर एक दिन में 2-200 कॉल मैं लेता था। और वो जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो इतनी रेजिस्टेंस में छोड़ी थी कि दोबारा मेरा कॉल पर बात करने का मन ही नहीं होता था। और मैंने लिटरली सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पर्सनल सेशन लूँगा। पर जैसा कि यूनिवर्स ने मुझे कहा था, जैसा अब्राहम ने मुझे कहा था कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कैसे पैसे लेकर आएँगे। लेकिन तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपनी अलाइनमेंट को अचीव करो, अपनी मनी की वाइब्रेशन को ठीक करो, बाकी जो है हम पर छोड़ दो। तो मैं बस पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखता गया, तो मुझे एक जान का मैसेज आया एक पर्सन का कि उन्होंने कहा कि आप पेमेंट ले लो, लेकिन प्लीज़ आप मेरा पर्सनल सेशन लो, क्योंकि उस वक़्त तक मैं साफ मना करता था कि मैं पर्सनल सेशन नहीं लेता हूँ। तो किसी तरह से मेरा माइंड ने उनको मना करने से इनकार कर दिया कि मैं चाहता था कि मैं नहीं लूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है। तो वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे जिनसे मैंने पर्सनल सेशन पर बात की थी और उनको भी ये चीज़ बताई थी कि आज मेरा रेजिस्टेंस क्लियर हुआ है और आपसे मेरी बात हुई है पहली बार और ये मेरा पहला पर्सनल सेशन है। और फिर उसके बाद और भी पर्सनल सेशन आते थे, लेकिन उसके बाद फिर से उस तरह का ऑर्डर्स वाला सिस्टम होता था, क्योंकि करंट रियलिटी पर मेरा ध्यान जाता था। जब पैसे आते थे खर्च हो जाते थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली नहीं आते थे। तो फिर उसका सॉल्यूशन भी यही था कि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखूं और पैसे कैसे आएंगे ये सारी चीज़ मैं यूनिवर्स पे छोड़ दूं। तो इस तरह से होने लगा। तो पहले मंथ मैंने नवंबर में ही 5000 के करीब अर्न किए थे, फिर नेक्स्ट मंथ मैंने 10,000 के करीब अर्न किए थे दिसंबर में, और जनवरी में 15,000 के अराउंड अर्न किए थे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैंने, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पॉकेट मनी नहीं लेता था, तब तक पापा से पॉकेट मनी लेना छोड़ दिया था। तो जितने भी पैसे मेरे पास आते थे वो सारे खर्च हो जाते थे मेरे ऊपर, यानी बाइक में जो पेट्रोल है या नॉर्मल जो भी मेरा डे टू डे खर्चा होता था उसमें ही ख़त्म हो जाते थे वो। और इतने अर्न करने के बाद भी जब मैं 26 जनवरी की बात है, जब मैं पठान मूवी देखने गया था, तो उस दिन मेरे बैंक में खाली 1399 रुपए कुछ बचे थे। यानी 1300 से 1400 के बीच में कुछ रुपए बचे थे। तो वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। यानी अब अपनी वाइब्रेशन को मैं ऐसा चेंज करूँगा और करंट रियलिटी से ऐसा फ़ोकस हटाऊँगा कि दोबारा मेरी लाइफ़ में इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। और 26 जनवरी के बाद की बात है, जब फरवरी मंथ आया, तो फरवरी मंथ में मैंने 1 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा अर्न कर लिए और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने एग्ज़ैक्टली कितने अर्न किए हैं, और अभी तक भी मैंने उसको काउंट नहीं किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा काउंटिंग में, टाइम लिमिट्स में, इस तरह की चीज़ों में उतना नहीं बिलीव करता। और उसके बाद फरवरी मंथ में इसी तरह से मेरे ग्रोथ होती रही और उसके बाद जब मार्च महीना आया, तो इसके बाद ये ऑर्डर्स मेरे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैं एक-एक दिन में 10 से ज़्यादा सब्लिमिनल के भी ऑर्डर्स ले पा रहा था। और जैसा मैंने ऑफ़िस छोड़ते समय कहा था कि यहाँ पर मुझे महीने के 5,000 रुपए पेमेंट होती है, वो भी पूरी नहीं मिलती। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि मैं एक दिन में मेरी 1 महीने की सैलरी से भी डबल पैसे कमाऊँगा, और वो चीज़ होने भी लगी मेरी लाइफ़ में कि सब्लिमिनल के ऑर्डर्स और पर्सनल सेशन के ऑर्डर्स मिलाकर मैं डेली के 10,000 से भी ज़्यादा अर्न करने लगा। और जो मेरा फ्रेंड था जिसके बारे में मैंने बताया था, तो उसकी भी जॉब छूट चुकी थी तब तक, और वो दूसरी जॉब भी लगाता था, तो वहाँ से भी वो उसकी जॉब छूट जाती थी। क्योंकि यूनिवर्स को पता था, मुझे कहीं न कहीं नहीं पता था, लेकिन यूनिवर्स को पता था कि गगन को अब उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उसके फ्रेंड की, कि वही मेरा मैनेजर बनने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसीलिए वो जो भी जॉब पे जाता था, वो जॉब उससे छूट जाती थी किसी रीज़न्स की वजह से। और मेरे हर एक टाइम पर मेरे ही फ्रेंड ने मुझे पर्सनली मैनेज किया है, अगर देखा जाए तो, कि मुझे बुरे से बुरे टाइम में भी उसने हैंडल किया है और उसी ने सपोर्ट किया है, और अच्छे से अच्छे टाइम पर भी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इसीलिए मैं भी ये मानता हूँ कि वो मेरे मैनेजर होने के लिए एकदम परफेक्ट है, और यूनिवर्स ने इसीलिए उसको चुना है, मुझे मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो पर्सनली मेरे बिहेवियर को भी अच्छे से समझता है कि मैं किस तरह से काम कर पाता हूँ, कब मुझे टेंशन होती है। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ, तो मैं अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल हूँ, कि मैं कई बार बिना पैसे लिए कॉल्स भी ले लेता हूँ,
या बिना पैसे लिए सब्लिमिनल भी बना देता हूँ। अब बाद में मुझे पेमेंट नहीं मिलती तो मैं पेमेंट माँगने भी नहीं जाता हूँ। तो इस तरह के ऑर्डर्स मेरे मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा रहे, जहाँ पर मैंने बात तो की काफ़ी लोगों से, लेकिन पेमेंट किससे ली वो भी मुझे पता नहीं और मैं भूल भी गया बाद में। पर मोस्टली लोग मेरे चैनल में इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो मुझे खुद से मैसेज भी कर देते हैं और खुद से पेमेंट भी कर देते हैं। तब मुझे पता चलता है कि अच्छा, इनकी पेमेंट पेंडिंग थी और उन्होंने खुद दे दी। और ऐसा भी बीच-बीच में हुआ था कि जब मैंने सब्लिमिनल के ऑर्डर्स लिए थे और उसके बाद सब्लिमिनल बना के मैंने उनको सेंड कर दिया था, और क्योंकि वो जीमेल था, तो जीमेल में जब मैंने सेंड किया था तो उसके बाद वहाँ से कभी रिप्लाईज़ आए ही नहीं और मेरी पेमेंट मुझे वहाँ से कभी नहीं मिली। फिर मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं दे तो अब मैं क्या बार-बार माँगने जाऊँ उससे। उसके बदले में यूनिवर्स मुझे ऑर्डर्स ही इतने ज़्यादा दे देता था कि मुझे उतना पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर भी कभी-कभी बुरा ज़रूर लगता था कि मैंने अपना काम तो कंप्लीट कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं आई। तो इस तरह से फिर मुझे ये कन्फर्म समझ आ गया कि अब मुझे मैनेजर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनली मनी को लेकर उतना नहीं सोचता हूँ और पेमेंट हैंडल भी नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। तो ये सारा काम वो देखा करेगा और मैं बस अपना काम करूँगा, यानी सब्लिमिनल बनाना हो या सेशन लेने हो या यूट्यूब पर कमेंट्स के रिप्लाई करने हो, मैसेजेस रिप्लाई करने हो, जीमेल के रिप्लाई करने हो, तो वो मैं ईज़िली कर पाऊँगा जब वो मेरे साथ रहेगा तो। वो बिज़नेस का काम देखेगा, मैं ऐसे नॉर्मल मैसेजेस और कमेंट्स देखूँगा। तो इस तरह से अगर आप देखो मेरी लाइफ़ में, तो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प इसी चीज़ में मिली है। यानी पॉज़िटिव एस्पेक्ट से ही सबसे ज़्यादा मनी अर्न मैंने करना शुरू किया, मनी मैनिफेस्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर क्रिस्टल्स की एंट्री हुई मेरे लाइफ़ में। इससे पहले तक मैं क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करता था। तो एक बार मैं, जैसा मैंने बताया कि मनी को अर्न करने का, मनी को मैनिफेस्ट करने का चस्का मुझे लग चुका था। फिर मुझे एक दिन क्रिस्टल दिखा एक पाइराइट नाम का, जो कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो उस पाइराइट के क्रिस्टल ने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया खुद की ओर कि मैं उसे खरीदे बिना रह नहीं पाया। तो इससे पहले तक मैं क्रिस्टल्स यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मुझे अंगूठियाँ पहनना या फिर किसी भी तरह के क्रिस्टल पहनना बिल्कुल नहीं पसंद था। क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं इसको पहनूँगा तो इसको उतार नहीं सकूँगा, मुझे हमेशा इसको पहने रखना पड़ेगा, इसके अलग नियम को फ़ॉलो करना पड़ेगा और इन चीज़ों को मैं फ़ॉलो करना नहीं पसंद करता। पर ये क्रिस्टल जब मुझे मिला तो इसके बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ भी रहा था कि इसको कैसे चार्ज किया जाता है। तो मुझे ये सबसे ईज़ी लगा, पानी में रख के उसको सेंधा नमक में डाल के आप रख दो, 15-20 मिनट के लिए वो चार्ज हो जाएगा और उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आप इसको रात को सोने से पहले अपनी अंगूठी को निकाल भी सकते हो, रख भी सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसको पहन के रखना है। आपको जब इच्छा हो तो आप नहीं भी पहन सकते उसको। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और इस वज़ह से मैंने उसको खरीद भी लिया। फिर मैंने उसके साथ मेडिटेशन किया, उस क्रिस्टल को अपना बनाया। फिर उसको जब मैंने इंटेंशन सेट करके पहना, क्योंकि उस वक़्त तक मुझे इतना बिलीव था कि मैं ईज़िली अपनी मंथली इनकम को 1 लाख रुपीज़ को क्रॉस कर दूँगा। तो मुझे कोई बड़ा अमाउंट सेट करना था अपनी इंटेंशन के साथ, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था जिनसे मैंने क्रिस्टल लिया था, पारस तोमर से मैंने क्रिस्टल लिया था। वो भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूबर भी है। तो उन्होंने कहा था कि आप क्रिस्टल को इंटेंशन देने से पहले ये मत सोचो कि ये अमाउंट बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए इस वक़्त। पर इतना भी ना सोचो कि मतलब जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो। मतलब ले दे के इतना इंटेंशन आप रखो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छा अमाउंट है, जहाँ तक आप बिलीव कर पाओ। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था 1 लाख रुपीज़ की इनकम को मैं अप्रैल महीने तक करने लगूँगा। तो मुझे ये इंटेंशन सेट करनी थी कि मैं 10 लाख रुपीज़ तक कर पाऊँ। और जैसा कि लॉजिकल माइंड एक बार को टाइम लिमिट लगाता है, लेकिन जैसा अब्राहम सिखाती है कि टाइम लिमिट आपको माइंड से हमेशा निकाल देनी चाहिए। तो उस वक़्त ये चीज़ सोच के मैंने इमीडिएटली टाइम लिमिट को माइंड से निकाल दिया था और क्रिस्टल मैंने खरीदा था जनवरी महीने में। और जब जनवरी महीने में मैंने पाइराइट को पहना था, तो आप देखो तो मैंने जैसा आपको बताया कि 26 जनवरी को मेरे बैंक में 1300 के कुछ आस-पास, 1300 से 1400 के आस-पास कुछ पैसे थे, जो कि इमीडिएटली बढ़ने लगे उसके बाद। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि क्रिस्टल्स में कितने हीलिंग पावर होते हैं, क्योंकि मैं क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। क्योंकि पाइराइट ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया था कि मैं उसे खरीदने से खुद को नहीं रोक पाया था। तो इसीलिए मैंने उसको खरीदा और उसके साथ मैंने 15 मिनट तक मेडिटेशन किया था। फिर उसको इंटेंशन दी थी कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं और उसके बाद उसको अपनी अंगूठी पर को पहना था मैंने अपने हाथों पर। और उसके बाद उन्होंने, पारस तोमर ने कहा था कि जब आप उस पाइराइट को देखोगे, तो उस पाइराइट को देखने पर आपको ये याद आएगा कि आपने इसको किस चीज़ के लिए पहना है। तो इस तरह से ये आपके माइंडसेट को हेल्प करेगा, आपको छोटा सोचने नहीं देगा कभी। और वैसा हुआ भी, तो इमीडिएटली इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे पास आने लगे। फरवरी मंथ वाले तो सारे मैं ईज़िली हैंडल कर पाया और मार्च में इतने ज़्यादा डबल हो गए कि मुझसे हैंडल भी नहीं हो रहे थे। और उसके साथ-साथ मैंने एक लव क्रिस्टल भी खरीदा था, जो कि है रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल। वो सेल्फ लव के लिए होता है, तो उसके बारे में मैं इसमें बात नहीं करूँगा, उसका एक्सपीरियंस कभी और शेयर करूँगा, तो इसमें मैं पाइराइट के बारे में ही ज़्यादा बताऊँगा।
तो जब मैंने पायरेट पहना ना तो मेरे थॉट्स इमीडिएटली मैंने ये चीज़ देखी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। जिस तरह से मैं पहले थोड़ा सोचने लगा था बीच में, जब यानी 26 जनवरी को जब मैंने देखा था कि मेरा बैंक बैलेंस इतना हो गया है, तो अब मुझे थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने खर्चों पे। उसके बाद देखा तो मेरे खर्चे और ज़्यादा बढ़ने लगे और उस बढ़ते खर्चे को भी मैं एन्जॉय करने लगा। यानी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विस खुद से करा पा रहा हूँ, जो मुझे खरीदना होता है वो मैं ईज़िली खरीद पा रहा हूँ और ट्रैवल करने के लिए इतना ज़्यादा तड़पा था मैं पिछले साल कि जब मैंने शुरू किया था, मई में शुरू किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फ़ॉलो करना और उसके बाद जब मानसून आया तो मैं जाना चाहता था लोनावला। तो वहाँ उस वक़्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं जा पाया। तो दिसंबर में जाना था गोवा और गोवा जाने के लिए 3 महीने पहले हमें बुकिंग करानी थी और मुझे पता था कि 3 महीने पहले मैं बुकिंग नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पैसे ही मुझे लगता है दिसंबर तक मिलेंगे मोनेटाइज़ेशन के। तो उसकी वजह से मैं गोवा भी नहीं जा पाया और जनवरी तक मुझे पैसे नहीं मिले थे इनकम के, मतलब यूट्यूब के पैसे नहीं मिले थे। और उसके बाद दिल्ली जाने का भी, मनाली जाने का भी प्लान बना, वो भी सारे कैंसल हो गए क्योंकि प्लान तभी बनता था जब मैं पैसे खर्च कर चुका होता था। तो कितनी भी कोशिश कर लूँ ट्रैवल करने जा ही नहीं पा रहा था, कहीं न कहीं माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर ही देता था। तो फिर मैंने थोड़ा-सा शांत होकर सोचा कि जैसा अब्राहम कहती है हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर मैं गोवा नहीं जा पा रहा तो कोई बात नहीं, अपने आस-पास की किसी जगह पर जा सकता हूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की और उसे बताया कि देखो अब किसी भी हालत में घूमने जाना है, मैं और कैंसल नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद फिर उसने पुरी का डिसीज़न लिया, तो फिर हम पुरी घूमने गए और मेरे लाइफ़ की ये फर्स्ट ट्रिप हुई। इससे पहले मैं कभी भी हॉलिडेज़ पर नहीं गया था अपने शहर से बाहर अपने फ्रेंड के साथ। फैमिली के साथ तो गया हूँ, लेकिन वो भी शादी के टाइम पर ज़्यादा गया हूँ कि किसी रिलेटिव की शादी है तो वहाँ पर हम गए। लेकिन कभी भी मैं घूम नहीं पाया हूँ कोई भी जगह पर अच्छे से। तो एक बार बस फ्रेंड के साथ मैं कोलकाता गया था, तो कोलकाता में भी उसे कुछ काम था, उसे लैपटॉप खरीदना था जिसकी वजह से मैं उसके साथ गया था। ये प्रॉपर हॉलिडे वाला हॉलिडे नहीं था। तो ये चीज़ मुझे चाहिए थी कि मैं हॉलिडे पर जाऊँ। तो मैं खुद को इतना ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मेरी लाइफ़ की पहली ही ट्रिप पुरी की रही, जहाँ पर लोगों का सपना होता है जिस टेम्पल में जाकर दर्शन करने का, वहाँ मुझे खुद बुलावा मिला, मेरी लाइफ़ की पहली ट्रिप का। और यहाँ पर जितने भी पैसे खर्च हुए थे, वो मेरे खुद के थे। यानी मुझे पापा से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेने पड़े थे। जितने भी थे मेरे अर्न किए हुए थे, मेरे मैनिफेस्टेशन थे। तो ये इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे वहाँ पर घूमते हुए भी। तो मैं जब स्पेंड भी कर रहा था, तो इतना ज़्यादा ग्रेटफुल होकर स्पेंड कर रहा था अपने पैसों को। और जैसा आप जानते हो, जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है, वो आपको रिटर्न भी मिलती है। तो इतने अच्छे से अगर मैं वो चीज़ कर पा रहा था, तो ऑर्डर्स और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए। यानी अगर मैं इंस्टाग्राम खोल लूँ या जीमेल खोल लूँ, तो लाइन से सारे पर्सनल सेशन और सब्लिमिनल के ऑर्डर्स ही होते हैं सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से यूनिवर्स ने मेरी मनी की डिज़ायर को पूरा किया। यानी खुद पहले कॉन्ट्रास्ट दी इतनी ज़्यादा, इस कॉन्ट्रास्ट से मुझे इतने पैसे कमाने की इच्छा हुई और उसके बाद मैं कमाने भी बहुत जल्दी लगा। और जैसा मैं कहता हूँ टाइम लिमिट नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मैं ईज़िली अपनी मंथली इनकम को 1 लाख रुपीज़ कर लूँगा, लेकिन अप्रैल तक। लेकिन जो कि वो हो गई फरवरी महीने में ही। और जैसा ऑफ़िस छोड़ते वक़्त कहा था कि जितनी यहाँ पर मेरी सैलरी है, इससे डबल मेरी 1 दिन की होगी और वो भी होने लगी। इवन अगर मैं कहूँ तो मैं उतने ऑर्डर्स ले नहीं पा रहा क्योंकि मैं उतने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो जब मेरा फ्रेंड मेरे साथ हो जाएगा, मेरा मैनेजर हो जाएगा मेरे साथ, तो मैं ईज़िली सारे ऑर्डर्स को कंटिन्यू कर पाऊँगा। और अगर देखा जाए तो पायराइट ने भी मेरी लाइफ़ में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता कि आप क्रिस्टल्स को खरीदो। अगर क्रिस्टल आपको खुद अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तब उनको आप ऐड कीजिए। और मैं कभी भी इस तरह से नहीं करता हूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में इस चीज़ को ऐड कर ही देगी। मैं हमेशा ये जानता हूँ कि मेरी अलाइनमेंट ही है जो मेरी लाइफ में चीज़ों को ऐड करेगी। और पायराइट ने मेरी अलाइनमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है और यही मैंने सोच कर लिया था पायराइट कि ये मेरी अलाइनमेंट को बूस्ट करेगा। और जब भी मैं देखूँगा इस पायराइट को तो मुझे पता होगा कि मैंने इसको क्यों पहना है और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं और ज़्यादा। और धीरे-धीरे ये जितनी डिज़ायर बढ़ती जा रही है ना, उतनी मैनिफेस्टेशन भी मेरी लाइफ़ में होती जा रही है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।